नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या मार्च में फिर से लगेगा लॉकडाउन। 24 घंटे में आए 40,000 से ज़्यादा मामले, महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में भाजपा वर्सेस भाजपा का घमासान, बाहरियों को टिकट मिलने पर शहर शहर कार्यकर्ता कर रहे हैं बवाल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा असम का, जहां पर डिब्रूगढ़ में दहाड़े राहुल गांधी बोले पूरे देश को नियंत्रित कर रही है नागपुर की एक सेना। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और किसान का मुद्दा भाजपा को बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु सभी राज्यों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मार्च में लगेगा लॉकडाउन, 24 घंटे में आए 40,000 केस, महाराष्ट्र में फूटा कोरोना बम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के लगभग 40,000 नए केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र के सामने आए हैं, जहां कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। देश में इतने ज्यादा केस एक बार फिर आने के बाद लोगों के मन में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस साल भी मार्च के महीने में लॉकडाउन लगाया जाएगा। यदि आपको याद हो तो पिछले साल 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने के बाद में मोदी सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। यहाँ चर्चा कर दें कि भारत में एक दिन में कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में संक्रमित मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। देश में इस वैश्विक महामारी के मामलों की संख्या 1,15,14,331 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 9वें दिन वृद्धि हुई है। देश में अब भी 2,71,282 मरीज इलाज करा रहे हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.36% है, जबकि इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 96.26% रह गई है। आज सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार एक दिन में आए 39,726 मरीजों की संख्या 110 दिनों में सबसे अधिक है, जबकि 154 लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,59,370 हो गई है। इससे पहले 29 नवंबर को 24 घंटों में संक्रमण के 41,810 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,10,83,679 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.38% हो गई है। भारत में कोरोना के मामले 7 अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख से पार चले गए थे। वैश्विक महामारी के मामले 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक 18 मार्च तक 23,13,70,546 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिन्हें 154 और लोगों की मौत हुई है। उनमें से 58 की महाराष्ट्र, 32 की पंजाब और 15 की मौत केरल में हुई है। देश में इस वैश्विक महामारी से अब तक कुल 1,59,370 लोगों की मौत हुई है। इनमें 53,138 लोगों की मौत महाराष्ट्र, 12,573 की तमिलनाडु, 12,415 की कर्नाटक, 10,949 की दिल्ली, 10,300 की पश्चिम बंगाल, 8,753 की उत्तर प्रदेश और 7,186 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई उनमें से 70% से अधिक लोगों को अन्य बीमारियां भी थी। मंत्रालय ने कहा कि हमारे आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से मिलान किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी वर्सेस बीजेपी, बाहरियों को टिकट मिलने पर शहर शहर कार्यकर्ताओं का बवाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरी है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल शुरू हो गया है। बाहरी लोगों या स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं और बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल की अलीपुरद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इकोनॉमिस्ट अशोक लाहिरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यहां तक कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं। इसी के बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला और जिला महासचिव सुमन कांजीलाल को टिकट दिया गया। ऐसा ही कुछ जगता दल और जलपाईगुड़ी सदर इलाके में हुआ, जहां बीजेपी के टिकट जारी होने के बाद जब पता चला कि टीएमसी से आए हुए नेताओं को मैदान में उतारा गया है, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जगता दल में बीजेपी ने अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट दिया
किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। ऐसा ही जलपाईगुड़ी में हुआ, जहां नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ही तोड़फोड़ कर दी। मालदा के हरिश्चंद्रपुर में तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में ही तोड़फोड़ कर दी। यहां से बीजेपी ने मातियूर रहमान के नाम की घोषणा की है। मातियूर रहमान ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। रहमान के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए। मालदा की ही ओल्ड मालदा सीट से गोपाल साहा के नाम की घोषणा होने के बाद यहां भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां भी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोपाल साहा को उम्मीदवार बनाने से नुकसान होगा। इन सीटों के अलावा दुर्गापुर, पांडेश्वर समेत अन्य कुछ इलाकों में भी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने विरोध किया। यहां पर टीएमसी से आए नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम, डिब्रूगढ़ में गरजे राहुल गांधी, बोले पूरे देश को नियंत्रित कर रही नागपुर की एक सेना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम के डिब्रूगढ़ में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वह डिब्रूगढ़ के लाहोवाल में छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला बोला, साथ ही बेरोजगारी, सीएए और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे उठाए। बता दें कि राहुल गांधी आज झाबुआ के दिनजॉय स्थित चाय के बागान में मजदूरों से मुलाकात करेंगे, साथ ही तिनसुकिया में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले असम का दौरा कर चुकी हैं। उस दौरान बागान में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। राहुल गांधी बोले, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को नकारा जा रहा है, युवा बेरोजगार है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएए आ रहा है, असम के लोगों को दिल्ली जाने के बाद अपनी संस्कृति और भाषा नहीं भूलनी चाहिए। नागपुर में पैदा हुई एक सेना पूरे देश को नियंत्रित कर रही है। लोकतंत्र का मतलब असम की आवाज पर असम का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम इसमें छात्रों को शामिल नहीं करते हैं तो यहाँ लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। युवाओं को सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहिए और असम के लिए लड़ना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका राज्य लूटा जा रहा है तो आपको युद्ध लड़ना चाहिए, लेकिन प्यार से, लाठी पत्थरों से नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है। अखिलेश ने किसानों के समर्थन में नए कृषि कानूनों का विरोध करते रहने की प्रतिबद्धता जताते हुए बृहस्पतिवार की शाम को वृंदावन में संवाददाताओं से कहा, वर्तमान में खेती घाटे का सौदा बन गई है, उस पर तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार नए कानूनों के जरिए खेती को पैसे वालों के हाथों में सौंप देना चाहती है। उस स्थिति में किसान या तो मजदूर बनकर रह जाएगा या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र की भाजपा नीति सरकार अन्नदाताओं को आतंकवादी करार देती है, उनको विरोध करने से रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती है जैसे कि वे कोई दूसरे देश से आए हुए घुसपैठिए हो और देश को तबाह कर देना चाहते हो। उन्होंने कहा, देश पर अचानक थोपी गई नोटबंदी और गलत समय पर किए गए लॉकडाउन ने बड़ी संख्या में युवाओं को बेरोजगार बना दिया। महंगाई बेतहाशा व बेलगाम बढ़ रही है, जिसको कम करने का कोई भी रास्ता केंद्र सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दे रही है, जिससे देश में कॉर्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि जीएसटी की जटिलताओं ने छोटे व्यापारियों को मानसिक तनाव दे दिया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए वे विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। वर्तमान सरकार केवल नाम बदलने और पूर्व की योजनाओं का उद्घाटन करने में ही लगी है, जबकि विकास कार्यों के नाम पर उसका योगदान शून्य है। इससे पूर्व उन्होंने मथुरा में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया और प्रथम सत्र में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का प्रयास किया। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से परेशान हो गई है। इससे पूर्व उन्होंने वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस के 100+ सीट जीतने का किया दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। बघेल ने कहा, असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी समय में षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने वाले खिलाड़ी सामने हैं, इसलिए मेहनत में कभी न रहने पाए। असम चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बघेल ने कहा कि भाजपा को भी असम में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरी ताकत लगाने को कहा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सभी उत्साहित हैं, बस थोड़ा सा और दम, असद जीत रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि जनसंवाद और जनसंपर्क ही हर कांग्रेस कार्यकर्ता को जनसेवक बनाता है। आज गर्व से कह सकता हूं कि असम कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन के जरिए 5 गारंटियों को जनता तक पहुंचा रहा है। इससे पहले बघेल ने कहा कि भाजपा ने बांग्लादेश से लगी राज्य की सीमा को बंद करने और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन बीते 5 साल में उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा, एक साथ उठे हैं लाखों हाथ, मौसम अब तो बदलेगा।
झूठी ठगी की हटेगी बदली, सच का सूरज निकलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मतदान से पहले ममता ने कार्यकर्ताओं को किया अलर्ट, कहा वोटिंग वाले दिन ईवीएम गड़बड़ कर सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण के मतदान में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली कर वोटों में हेरफेर कर सकती है। खड़गपुर में एक सार्वजनिक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर सकती है। मैं अपने मतदाताओं से आग्रह करती हूं कि वे जगह ना छोड़ें, मतदान केंद्र पर प्रतीक्षा करें और जब नई मशीन आए तो अधिकारी से ईवीएम को 2 बार चालू और बंद करने के लिए कहेंगे। उन्होंने अलर्ट किया कि मेरे युवा कैडरों को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उन्हें अब से एक दिन में 18 घंटे काम करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के गुंडे ईवीएम में धांधली करने की कोशिश करेंगे। ममता ने कहा कि मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा के लिए अलग अलग रंग की जर्सी वाली टीमें बनाएंगे। ईवीएम की रखवाली करते समय चाय और नाश्ते जैसी किसी भी चीज को स्वीकार ना करें, इसे शामक के साथ रखा जा सकता है। अगर हमें बुरी ताकतों से लड़ने की जरूरत है तो हमें सावधान रहना होगा। हमें बुरी ताकतों से लड़ने के लिए हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का कचरा है और खतरनाक विभाजनकारी राजनीति में विश्वास करती है। बाहरी लोग गुंडों के साथ बंगाल आए और वे हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। वे हमें एजेंसियों के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आज उन्हें बताना चाहूंगा, हम उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि एक बाहरी व्यक्ति बंगाल आ रहा है, वह 5 सितारा होटल में रह रहा है और 5 सितारा खाना खा रहा है और गरीबों के सुधार की बात कर रहे हैं। वह न केवल लोगों को बेवकूफ बना रहा है बल्कि विकास के नाम पर गुमराह भी कर रहा है। वे बंगाल की संस्कृति को भी नहीं जानते हैं, वे केवल नफरत और विभाजनकारी राजनीति जानते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने नोएडा के युवाओं से किया आह्वान, 26 मार्च को होने वाले हड़ताल को बनाए सफल। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर 26 मार्च को प्रस्तावित हड़ताल में शामिल होने के लिए नोएडा के युवाओं का आह्वान किया है। बीकेयू के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। संगठन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने पीटीआई भाषा से कहा, बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 26 मार्च को चक्का जाम में शामिल होने के लिए नोएडा के युवाओं का आह्वान किया है। नोएडा में कोई अवरोधक नहीं लगाएंगे। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संगठन के सदस्य नोएडा में कोई अवरोधक नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने चक्का जाम को समर्थन दिया है। मलिक ने कहा कि टिकैत ने बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन के लिए युवाओं का आह्वान किया है। बड़ी संख्या में नौजवान जो किसान परिवार से आते हैं या बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित हैं, वह अपना समर्थन देंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान जल्दी ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर को ब्लॉक करेंगे। हालांकि किसानों की समिति ने अभी तक इसके लिए तारीखों पर फैसला नहीं किया है। इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान मोर्चा राजनीति नहीं केवल बीजेपी का विरोध कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम विधानसभा चुनाव, राहुल और प्रियंका गांधी करेंगे प्रचार, पार्टी का दावा कांग्रेस बनाएगी सरकार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता शरद पवार के उस बयान के बाद कि असम में भाजपा सरकार की वापसी होने के संकेत हैं, कांग्रेस ने असम की चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी के प्रचार को तेज करने के इरादे से आज फैसला लिया कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 19 और 20 मार्च को तथा प्रियंका गांधी 21 और 22 मार्च को असम में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार असम में पार्टी द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे ने भी साफ किया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होने के बावजूद यदि पार्टी अपने प्रचार अभियान को तेज करती है तो कोई उसे सत्ता में आने से नहीं रोक सकेगा। असम के चुनावों की जिम्मेदारी संभाल रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि असम में नई सरकार कांग्रेस की होगी। शरद पवार के उस आंकलन पर कि भाजपा की असम वापसी दिख रही है पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन साफ किया कि चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसका आकलन सही था। केरल के प्रभारी महासचिव तारिक अनवर का भी मानना था कि असम ही नहीं केरल में भी कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीतेगा। हालांकि यहां भी शरद पवार ने राकांपा और वाम दलों के गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। कांग्रेस पवार के दावों को सिरे से खारिज कर रही है, क्योंकि चुनाव वाले राज्यों में पार्टी द्वारा एक सप्ताह पूर्व जो सर्वेक्षण कराया उसके अनुसार केरल और असम में कांग्रेस का गठबंधन तथा तमिलनाडु डीएमके और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि असम के चुनावी प्रचार के बाद राहुल केरल में पार्टी के लिए चुनावी प्रचार के लिए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कृषि कानूनों पर बीजेपी के सहयोगी दल के विधायक ने उठाए सवाल, पूछा जिद पर क्यों अड़े। जी हां दोस्तों, यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपने दल के विधायक अमर सिंह चौधरी
ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमर सिंह ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अगर नए कृषि कानूनों में खोट नहीं होता तो अंबानी और अडानी कई राज्यों में साल भर पहले ही बड़े बड़े गोदाम नहीं बनाते। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यह 125 करोड़ बनाम 4 वाली सरकार है। 4 उद्योगपति नाराज ना हो, जनता और किसान नाराज हो जाएं तो कोई बात नहीं, उनको तो जैसे तैसे बहला फुसलाकर सरकार तो बना ही लेंगे। अपना दल विधायक ने कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया और उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा बढ़कर समर्थन दिया। उन्होंने आगे कहा कि पहले जो किसान आय दोगुनी होने के वादे से खुश होकर बीजेपी को सत्ता में लाए थे, वे अब नए कृषि कानूनों को जबरन थोपे जाने के बाद सरकार से नाराज हो चुके हैं। विधायक ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी नए कानूनों को लागू करने की जिद पर अड़ी है। चौधरी ने आगे कहा कि अंबानी और अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों द्वारा पानीपत से लेकर गुजरात तक बड़े बड़े गोदाम बनवाए जाने की वजह से किसानों के मन में आशंका है कि उनकी जमीन पट्टे पर ले ली जाएगी और खुद उन्हें बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा, लेकिन सरकार इन आशंकाओं को दूर नहीं कर रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 चुनावी रैलियों में ममता की भाजपा को चेतावनी, बंगाल जीतने के बाद दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए एक बार फिर भाजपा के खिलाफ हुंकार भरी। ममता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवर्तन उनका नारा था जिसे विपक्षी पार्टी ने कॉपी कर लिया है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। इसके साथ ही ममता ने कहा कि मैं एक बाघ की तरह हूं और मैं अपना सिर कभी भाजपा के सामने नहीं झुकाऊंगी, मैं केवल जनता के सामने अपना सिर झुकाती हूं। उन्होंने भाजपा पर महिलाओं व पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार करने का भी आरोप लगाया। खड़गपुर के पास कलाईकुंडा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आप ममता बनर्जी की कॉपी क्यों कर रहे हैं? बंगाल जीतने के बाद हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे और भाजपा को खाड़ फेंकेंगे। वहीं गढ़बेता की रैली में ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने और वोट हासिल करने के लिए बाहर से नकदी भरा बैग के साथ हेलीकॉप्टर और विमानों से यहां पहुंचते हैं। प्रदेश के सभी होटल भाजपा कार्यकर्ताओं से भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, भाजपा ने तो 100 विमानों को किराए पर ले रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब राज्य में कोई संकट आता है तो वे कहीं नजर नहीं आते हैं। ममता ने दावा किया कि हमारी सरकार ने अम्फान चक्रवात प्रभावितों के लिए हजारों करोड़ रुपए की मदद की। 1 या 2 अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। तब भाजपा के नेता कहां थे? मानवीय संकट के समय वह हमेशा गायब रहते हैं। ममता ने मतदाताओं को भाजपा के बहकावे में नहीं आने की अपील की। ममता ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया, गणना करने वालों की यात्रा के दौरान घर पर नहीं पाए जाने पर भाजपा मतदाताओं के नामों को हटा देगी। वे आपको निकाल देंगे, लेकिन हम उन्हें यहाँ रजिस्टर का अद्यतन करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा, किसी भी परिवार में एक भी सदस्य देश के किसी भी नागरिक को बंगाल से निकाला नहीं जा सकता है। इसके साथ ही भाजपा को दंगाइयों की पार्टी बताते हुए ममता ने कहा कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं और हम बंगाल में प्रतिशोध की राजनीति नहीं चाहते हैं। ममता ने कोशियारी में भी रैली को संबोधित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर केंद्र को लगता है मैं नुकसान कर रहा हूं तो गवर्नर पद छोड़ दूंगा, फिर भी बोलूंगा, सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने टोटकू लहजे में कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं हट जाऊंगा और अपनी बात बिना गवर्नर रहते हुए रखूंगा। एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मलिक ने कहा, आंदोलन के दौरान करीब 250 किसानों की मौत से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नर पद छोड़ने में भी कोई समस्या नहीं है। एनडीटीवी संवाददाता सौरभ शुक्ला ने सत्यपाल मलिक से बात की। इस दौरान उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिए, क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा कि आप राज्यपाल पद पर रहते हुए बयान दे रहे हैं? जवाब, अगर सरकार को लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो हट जाऊंगा, बिना गवर्नर रहते हुए बोलूंगा। जब कुतिया मर जाती है तो भी संवेदना प्रकट की जाए और यहाँ तो 250 किसान मरे हैं, किसी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की। दरअसल जो सरकार का नुकसान चाहते हैं वो ही नहीं चाहते कि हल निकले। अगर ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा तो दीर्घ काल में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बहुत नुकसान होगा। मुझसे किसानों की ये हालत देखी नहीं जाती। स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता अपने गांव से बाहर जा नहीं पा रहे। लोग बीजेपी के विधायकों को पीट रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर ना बोलकर हमने पूरी जमीन विपक्ष को दे दी। किसान की मौत से मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मैंने कहा कि गवर्नर पर छोड़ने में कोई समस्या नहीं, मैं गवर्नर पर छोड़ दूंगा, फिर बोलूंगा। मेरे बयान से पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। किसानों को लगेगा कि कोई तो उनकी बात कर रहा है। किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से बात की है। सरकार को जल्द किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से किसान
निकालेंगे 6 दिन की पदयात्रा, 26 को भारत बंद, नए कृषि कानूनों का करेंगे होलिका दहन। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की धार तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया है। इसकी रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ एसकेएम ने बुधवार को मुलाकात। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान नेता आज यानी 18 मार्च से 23 मार्च तक शहीद यादगार किसान मजदूर पदयात्रा भी निकालेंगे। एसकेएम ने एक बयान में कहा, 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के मद्देनजर शहीद दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों की तैयारी चल रही है। पदयात्रा 18 मार्च को हरियाणा के हिसार से लाल सड़क हांसी से शुरू होगी और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। एक अन्य यात्रा पंजाब के खटकर कलागांव से शुरू होगी और पानीपत होते हुए सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। तीसरी पदयात्रा मथुरा में शुरू होगी और पलवल की ओर बढ़ेगी। 26 मार्च को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को होली के मौके पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।